हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग प्रिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रिज्म। आज हम लोग प्रिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोग कक्षा 10 में प्रिज्म के बारे में कुछ न कुछ अध्ययन अवश्य किया होगा। हम यहाँ भी उसके थोड़ा सा उसको लेकर के उससे आगे तक का अध्ययन करेंगे। हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये इस तरह से एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज यहाँ और बना दें। एक त्रिभुज हम यहाँ पर और बना दें। इसको ऐसे मिला दें। ये आपका प्रिज्म का स्ट्रक्चर बन गया। इसमें दो सरफेस बन गया। एक सरफेस तो ये बन गया और एक सरफेस आपका ये बन गया। इन दोनों के बीच का कोई एंगल बन गया। इसके ऊपर का क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो जस्ट लाइक एक त्रिभुज की तरह से बनता है। इसके अगर ऊपर का हम स्ट्रक्चर देखें, क्रॉस सेक्शन ऊपर का भाग देखें तो जस्ट लाइक एक ट्रायंगल बनता है। इसको ट्रायंगल को हम ABC लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रिज्म क्या होता है, इसकी को कैसे हम परिभाषित करें? सपोज कीजिए कि हमारे पास दो समतल पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठ को हम ऐसे लगा दें। ये दोनों समतल पृष्ठ किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। ये बीच में किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। ये किसी कोण पर झुके हुए हैं। ये दो समतल पृष्ठ है। इससे एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल घिरा हुआ है। सामांग पारदर्शी माध्यम इससे घिरा हुआ है। ऐसी व्यवस्था को या ऐसी युक्त को हम प्रिज्म कहते हैं। यानी हम प्रिज्म को क्या लिख सकते हैं? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा सामांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म क्या होगा? किसी कोण पर, यह एंगल झुका हुआ है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा सामांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। यानी हम लिखेंगे इसको किसी कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके हुए, इंक्लाइंड ऑन एनी एंगल, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा सामांग पारदर्शी माध्यम, सामांग पारदर्शी माध्यम, सामांग पारदर्शी माध्यम मीन्स होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। सामांग पारदर्शी माध्यम किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा सामांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये जिस कोण पर झुका होता है उसको हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। हम लिखेंगे ये दोनों पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ जिस कोण पर झुके होते हैं, जिस कोण पर झुके होते हैं उस कोण को प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण यानी एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, उस कोण को प्रिज्म कोण अथवा अपवर्तक कोण, अथवा
अपवर्तक कोण या रेफ्रेक्टिव एंगल अथवा अपवर्तक कोण कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ जिस कोण पर झुके होते हैं उस कोण को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण अथवा अपवर्तक कोण कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये दोनों जो पृष्ठ होते हैं, ये दोनों पृष्ठ को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। आगे लिख लेंगे, तथा दोनों पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। दोनों पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्रैक्टिंग सरफेस अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं तथा इसके सम्मुख जो भुजा होगी उसको हम आधार कहेंगे। जो प्रिज्म कोण के सम्मुख की भुजा होगी उसको हम क्या कहेंगे? आधार। आगे लिख लेंगे, प्रिज्म कोण के सम्मुख भुजा, प्रिज्म कोण के सम्मुख भुजा आधार कहलाती है। प्रिज्म कोण के सम्मुख भुजा आधार कहलाती है, बेस आधार कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब हम ये जो आपके सामने दिखाएं, ये आपका जो दोनों पृष्ठ होगा इसको रेफ्रैक्टिंग सरफेस है, रेफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये जो होगा दोनों के बीच में ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो होगा आपका होगा बेस होगा, ये क्या होगा? बेस होगा। इसके बाद जब हम लोग अध्ययन करेंगे आगे, तो ये सिर्फ जो है हम इस उसकी ऊपर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर ही, इसके क्रॉस सेक्शन ऊपर का जो पार्ट होता है इसके बारे में, यानी हम प्रिज्म जो बनाएंगे एक ट्रायंगल के रूप में ही सिर्फ बनाएंगे। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ये आपका प्रिज्म होगा, ये इसको हम कह देंगे ए बी सी। ये एंगल जो है यहाँ पर क्या है? ए का मान है, ये इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ये होगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। ये आपका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस अपवर्तक पृष्ठ होगा। ये दोनों पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये जो आपका होगा ये होगा बेस, इसको हम बोलेंगे आधार। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि ये हमारे पास हम बाध्य हैं इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहने के लिए। अगर हम इसको यहाँ पर इसको चेंज कर दें, मीनिंग दैट इस तरह से हम बना दें इसको, अगर ये हमारा है यहाँ से अगर हम इसको इस पर ले लेते हैं अगर, तो इसके सामने की भुजा ये जो है बेस हो जाएगी। ये एंगल ऑफ प्रिज्म सपोज कीजिए बी है, ये इसको कर लेंगे, इसी को हम उलट दें तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा। अथवा इसको ले सकते हैं, सी लेंगे तो इसको उलट देंगे, ये जो है आपका बेस हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा। हम किस एंगल को कंसीडर करते हैं इसके आधार पर जो है हम प्रिज्म कोण को निर्धारित करते हैं या उसके बेस को निर्धारित करते हैं। दूसरी चीज, अगर ये हमारे पास है प्रिज्म है, इस तरह से प्रकाश किरण इस पर पड़ती है, अभी आगे आएगा, ये यहाँ पर आकर ऐसे मुड़ जाती है इस तरह से, ये आपका प्रिज्म एक्शन है। अगर ये मैं एक स्लैब ले लूँ, ग्लास का स्लैब ले लूँ इस तरह से, या इसको अगर पूरा इस तरह से बना लूँ, मैं इस तरह से ग्लास स्लैब ले लूँ इसको, यहाँ पर प्रकाश की किरण अगर पड़ रही है, अगर सीधे इस तरह से अपवर्तन के पश्चात यहाँ से जो है अगर प्रकाश की किरण चल रही है, यहाँ से पड़ रही, अपवर्तन हो रहा है, झुक रही है, इस तरह से जो है इस तरह से निकल जा रही है, इस तरह से हो रही है, तो ये इस साइड से अगर प्रकाश किरण प्रवेश की, दूसरे साइड से निकल रही है तो ये ग्लास स्लैब है। लेकिन अगर इस साइड से निकल करके प्रकाश की किरण सपोज कीजिए कि यहाँ से गई और उसके बाद ये जो है इधर मुड़ गई, तो ये जस्ट लाइक ये प्रिज्म का काम करेगा
और ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। स्टूडेंट्स अब इसके बाद इसको नोट कर लें। तो ये प्रिज्म का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रिज्म के बारे में कि व्हाट इज प्रिज्म, और इसके बारे में कि प्रिज्म कोण क्या होता है, आधार क्या होता है, उसके अपवर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, ये है, इसको नोट कर लें। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। नोट कर लें, इसको नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। इसके बाद होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म से या प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन लिखेंगे। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है, मैं एक बड़ा सा प्रिज्म बना दूं यहाँ पर। ये आपका एक प्रिज्म है, ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ये होगा, ये बेस जो है BC है, ये इसके दोनों AB और AC अपवर्तक पृष्ठ हैं। जब सपोज करें कि हमारे पास एक प्रकाश की किरण OP इस पर आपतित होती है, हम मानते हैं कि एक प्रकाश की किरण इस पर OP आपतित होती है, एक प्रकाश की किरण लेते हैं OP इस पर आपतित होती है। क्योंकि प्रकाश की किरण वायु से ग्लास में जा रही, प्रिज्म के पदार्थ में प्रवेश कर रही, प्रिज्म में प्रवेश कर रही है, तो ये जो है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अपवर्तन क्रिया होगी। अपवर्तन क्रिया होगी तो अपवर्तन के नियम से, चूंकि विरल से ये सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इस पॉइंट P पर अगर हम अभिलंब डालें तो सपोज करें कि हमारा इस पर जो अभिलंब है इस तरह से पड़ रहा है, ये इस पर हम अभिलंब डालें तो ये अभिलंब बन रहा है। ये प्रकाश किरण इस पर झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो ये जो है इस तरह से हो जाएगी। पुनः यह प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो यहाँ भी अपवर्तन होगा, यहाँ पर भी हम लंब डाल दें, यहाँ पर लंब डालेंगे। क्योंकि अब ये क्या हो रहा है कि सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण चल रही है, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाएगी, इधर चली जाएगी। ये है आपका OP, ये सपोज कर लें कि हम ये आपका Q है, ये है आपका R। ये प्रकाश की किरण जो है OP किरण इस पर आपतित होती है, प्रिज्म के अंदर ये PQ दिशा में चलती है और प्रिज्म के बाहर QR दिशा में चलती है। स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है इसको हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम I से लिख रहे हैं। उसके बाद ये क्या करती, इसमें जो प्रवेश करती अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आप लिखते हैं, हम लिखते हैं अपवर्तन कोण, जिसको हम लिखते हैं R। इसको हम क्या लिखेंगे, R। यहाँ पर एक अपवर्तन कोण यहाँ भी होगा। अगर इस दिशा से हम देखें, R से Q की तरफ देखें, तो ये भी एक अपवर्तन कोण होगा, इसको भी हम R लिखेंगे। दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये भी R लिखेंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट करें, इसको हम कह दें R1, इसको कह दें R2, इसको R2। और ये किरण जो आपकी निर्गत होती है, इसके बीच का जो कोण होगा इसको हम निर्गत कोण कहेंगे, इसको इसे लिखते हैं। आपकी किताब में हो सकता है ये कि R डैश हो, ई की जगह I डैश, इसको I और इसको I डैश लिख रहे हो। स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण जो इस पर पड़ रही है, ये जो है आधार की तरफ मुड़ जाती है। यह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म प्रकाश की किरण जो उसके ऊपर पड़ती है उस किरण को अपने आधार की तरफ मोड़ देता है, यानी उसको अपने पथ से विचलित कर देता है। यानी
अगर हम देखें कि ये प्रकाश किरण ओपी जो इस पर पड़ रही है उसको जाना चाहिए, इस रास्ते में जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे जाना चाहिए इस तरह से मुड़ जा रही है। तो ये आपका हो गया विचलन कोण इस पर, प्रथम पृष्ठ पर जो विचलित हुई, कितना विचलित हुई, सपोज करते हैं हम यहाँ पर जो विचलित हुई ये हो गई डेल1, इसको कितना विचलित हो गई, हम लिखते हैं डेल1। दूसरी चीज, ये प्रकाश की किरण जो यहाँ प्रिज्म में चल रही थी पी क्यू, इसको भी तो ऐसे जाना चाहिए था, इसको भी ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अब क्या हुआ कि ये जो है यहाँ से क्या हुआ, ये इससे सीधे जाना, वो भी नीचे आ गई, यानी ये भी इतना विचलित हो गई। इसको सपोज करें कि कितना विचलित हो गई ये, इसको हम लिखते हैं डेल2। इसी किरण को अगर हम पीछे बढ़ा दें, पीछे बढ़ाएं, तो ये जानते हैं ये अपोजिट एंगल होगा, ये इसका अपोजिट एंगल होगा, तो ये भी आपका डेल2 हो जाएगा, डेल2 हो जाएगा। कुल कितना विचलन हो रहा है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा। सपोज करें कि ये विचलन जो हो गया डेल्टा हो गया या डेल हो गया, सपोज करें किसका कोई हम नाम रख दें, ये है हमारा ई है और ये आपका पॉइंट सपोज करें टी है। यहाँ पर जो प्रकाश की किरण विचलित हो रही है, जो प्रकाश की किरण विचलित हो रही है उसको हम कहते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण, इसको बोलते हैं विचलन कोण, इसको क्या बोलेंगे, विचलन कोण। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण, पीछे बढ़ाया, इसको विचलन कोण कहते हैं। यानी हम लिख लेंगे आपतित किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण इंसिडेंट रेज तथा इमर्जेंट रेज, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। और स्पष्ट कर लें, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती उस बिंदु पर आपतित किरण की दिशा में बना हुआ कोण विचलन कोण कहलाता है। अथवा एक और हम इसको स्पष्ट कर लें, क्या, आपतित किरण को, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, तथा निर्गत किरण को, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ये दोनों किरणें, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण, उस बिंदु पर आपतित किरण
आपतित किरण की दिशा में बना कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर आपतित किरण की दिशा में बना कोण विचलन कोण कहलाता है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? चलिए, अब विचलन कोण तथा आपतन कोण में क्या संबंध होता है, इस संबंध को बताने वाले वक्र की हम चर्चा करेंगे। मिटा दें इसको। चलिए आगे लिखेंगे, विचलन कोण तथा आपतन कोण में संबंध। विचलन कोण तथा आपतन कोण में संबंध। विचलन कोण तथा आपतन कोण में संबंध। इसको इस तरह कह सकते हैं, आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच खींचा गया वक्र। इस तरह कह सकते हैं कि विचलन कोण तथा आपतन कोण के बीच खींचा गया वक्र। स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम एक ग्राफ खींचें, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम दिखा दें, आपको इधर दिखा दें आपतन कोण, इसको थोड़ा ऊपर बना ले। अगर हम इसका एक ग्राफ खींचें, यहां पर हम इधर दिखा दें आपतन कोण, आई, और इधर दिखा दें विचलन कोण। इधर दिखा दें विचलन कोण। आप विचलन कोण को डेल से लिखते हैं। यह देखा गया है कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, विचलन कोण का मान पहले घटता है। आपतन कोण के एक निश्चित मान के बाद फिर आपतन कोण का मान इसके आगे भी बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। ध्यान दें, प्रयोग के आधार पर एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि आपतन कोण का मान जब हम बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान पहले घटता है और एक निश्चित मान के बाद विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। यह जो आपका न्यूनतम विचलन होता है, उसको हम, जो न्यूनतम विचलन होता है, जब से कम विचलन होता है, उसको हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। जो ये पॉइंट आपका मिलेगा, इसको हम कहेंगे अल्पतम विचलन कोण, जिसको हम कहते हैं, लिखेंगे डेल्टा एम से। इसको लिखेंगे डेल्टा एम से। ये कहते हैं हम इसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यह एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपतन कोण के किसी निश्चित मान के लिए मिलेगा। आपतन कोण का एक पर्टिकुलर मान होगा, उसी मान पर अल्पतम विचलन कोण का मान प्राप्त होगा। इस आपतन कोण का जो निश्चित मान है, इस पर कोई एक ही मान इसका होगा, दो मान नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरा मान लें हम, आई से या इस कोण से, एंगल से थोड़ा बड़ा अथवा छोटा लेंगे, तो इसके लिए विचलन का दो मान प्राप्त होगा। एक इस पॉइंट पर प्राप्त होगा, एक इस पॉइंट पर प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर जो विचलन होगा वह केवल एक ही कोण के लिए, आपतन की एक निश्चित मान के लिए होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो आपका कर्व बन रहा है, इस कर्व की ये विशेषता है
कि यह कर्व जो है पैराबोलिक नहीं, पहली बात तो ये कर्व जो है पैराबोलिक नहीं है, परवलयाकार नहीं है, यह जो है राइट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है। दूसरी चीज ये हम देख रहे हैं कि जो आपतन कोण का निश्चित मान के लिए ही न्यूनतम विचलन कोण का मान प्राप्त होता है, न्यूनतम विचलन अल्पतम विचलन कोण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो मान होते हैं उसके लिए जो डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण होता है, वो दो मान के लिए प्राप्त होते हैं। एक मान मान लो आपका यहाँ पर मिल जाएगा I1 सपोज करिए, एक मान यहाँ पर मिल जाएगा I2। यहाँ पर ध्यान दें कि जो I2 होगा ये ग्रेटर देन I1 होगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड में जो कर्व जो होता है टिल्टेड झुका हुआ है। स्टूडेंट्स हम इसको लिख लें 2 लाइन, तब उसके बाद आगे चलते हैं। इसको मिटा दें, पहले लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, लिखेंगे हम लिखेंगे आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर आपतन कोण का मान बढ़ाने पर पहले विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान घटता है, किंतु आपतन कोण के एक निश्चित मान के बाद, किंतु आपतन कोण के एक निश्चित मान के बाद, किंतु आपतन कोण के एक निश्चित मान के बाद विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है, विचलन कोण का मान विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। आपतन कोण के एक निश्चित मान के बाद विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। विचलन कोण का वह न्यूनतम मान, विचलन कोण का वह न्यूनतम मान जो आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए प्राप्त होता है, आपतन कोण के एक निश्चित, तो आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए प्राप्त होता है, एक निश्चित मान के लिए प्राप्त होता है विचलन कोण का वह न्यूनतम मान जो आपतन कोण के निश्चित मान के लिए प्राप्त होता है, न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। अल्पतम विचलन कोण को लिखेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसको हम डेल्टा एम से लिखते हैं, डेल एम से लिखेंगे, इसको डेल एम से लिखेंगे। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। ये आपका अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा है, इसको नोट कर लें तो फिर आगे हम पढ़ाएं।
नोट कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर क्या क्या हो सकता है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर क्या क्या हो सकता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास जो डेल है, यहाँ पर जो डेविएशन है, विचलन कोण डेल है, यह डेल एम है। यह क्या है आपका? डेल एम है, यानी यह न्यूनतम विचलन कोण है। न्यूनतम विचलन कोण जो आपतन कोण की एक निश्चित मान के लिए ही प्राप्त होगा। जो न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा, अल्पतम विचलन कोण का मान होगा, वह इस आपतन कोण आई के एक निश्चित मान के लिए ही प्राप्त होगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास आई पर आपतन कोण जो आई है, इस आपतन कोण पर हमें डेल एम प्राप्त हो रहा है, अल्पतम विचलन कोण प्राप्त हो रहा है। जब कोई व्यक्ति अगर इस दिशा से देखे, जैसे हम ओ से देख रहे हैं, यहाँ पर से अगर हम देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है इधर से देखना शुरू कर दे, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति जो है यहाँ से देखना शुरू, उसके लिए किरण क्या होगी? आर क्यू पी ओ होगी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखना शुरू करेगा तो उसके लिए क्या होगी? ये किरण जो होगी आर क्यू पी आर होगी। उसके लिए क्या हो जाएगा? आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके लिए आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? आई हो जाए, आपतन कोण का मान ई हो जाएगा। यहाँ पर यह ई के लिए भी डेल्टा एम डेल एम का मान निश्चित होगा। या यदि कोई व्यक्ति इस दिशा से देख रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, इसके अनुसार क्या होगा? यह आपका जो है ई जो होगा आपका, ये होगा आपतन कोण हो जाएगा। अब भी जो डेल है वह डेल एम ही हो रहेगा। इसका मतलब ये है कि अल्पतम विचलन की दशा में यह जो आपतन कोण आई है वह निर्गत कोण के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं क्या? अल्पतम विचलन की दशा में क्या क्या होगा? लिखेंगे अल्पतम विचलन की दशा में, अल्पतम विचलन की दशा में क्या होगा? नंबर एक क्या हो गया? I इज इक्वल टू ई। ये कैसे हो गया? स्पष्ट होना चाहिए इसको। क्या कि अगर हम इस O से देखते हैं, किरण ओ पी क्यू आर के लिए आपतन कोण आई है, इस कोण पर अल्पतम विचलन डेल एम है। अगर इस कोण पर अगर अल्पतम विचलन डेल एम है तो रिवर्सिबिलिटी के अनुसार अगर हम आर से देखना शुरू करें तो किरण आर क्यू पी ओ के लिए भी अल्पतम विचलन डेल एम ही होगा। इसका मतलब है कि इस दशा में जो आपतन कोण होगा ई आई के बराबर होगा। अगर ई आई के बराबर हो गया तो दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरा, बिंदु P तथा बिंदु Q पर हम स्नेल के नियम को लागू करें। क्या करें हम? यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। एट पॉइंट P क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख देंगे? n2 बटे n1। स्टूडेंट्स ये आपका है n1 हवा वायु है, और यहाँ पर इसका जो मीडियम हम लिख रहे हैं n2 लिख रहे हैं। प्रिज्म का जो मीडियम है n2 है। यही होगा अगर हम एट पॉइंट Q की चर्चा करें। एट पॉइंट Q की अगर हम चर्चा करें, Q के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये आपतन कोण ही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन ई बटे, यहाँ पर R1 है, इसको R1 लिख दें, साइन ई बटे साइन R2 बराबर क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा n2 बटे n1 हो जाएगा। n2 बटे n1 हो जाएगा। इसको कर दें इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से
आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आर R1, साइन आई बटे साइन R1, ये बराबर N2 बटे N1 है, ये भी बराबर N2 बटे N1 है। राइट साइड दोनों का बराबर है तो लेफ्ट भी दोनों का बराबर होगा, मीनिंग दैट ये हो जाएगा साइन ई बटे साइन R2, साइन ई बटे साइन R2। किंतु अल्पतम विचलन की दशा में क्या है, आई बराबर ई है। अल्पतम विचलन की दशा में क्या है, आई बराबर ई है। यहाँ लिख लेंगे बट एट डेल इज इक्वल टू डेल एम आई इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई रख दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन R1 बराबर, यहाँ भी साइन आई रख दें, आई की जगह ई की जगह आई रख दें, साइन R2, ये कट गया, मिल गया हमारे पास साइन R2 बराबर साइन R1, या हम कह सकते हैं R2 बराबर R1, R2 बराबर R1। R2 क्या है, दूसरे पृष्ठ पर जो है अपवर्तन कोण है, और R1 जो है पहले पृष्ठ पर अपवर्तन कोण है, मीनिंग दैट अल्पतम विचलन की दशा में प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन कोण तथा दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। नोट कर लें, इसको पास करके नोट करिएगा। यानी इसका दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या मिला, इसको मिटा दें हम। चलिए, अगर इसको हम मिटा देते हैं तो फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या मिला कि अल्पतम विचलन की दशा में R1 बराबर होगा R2। दूसरा पॉइंट क्या मिला, R1 बराबर होगा R2। सिंपल ज्योमेट्री से आप देखिए कि अगर R1 और R2 बराबर है, ये दोनों कोण अगर दोनों बराबर हैं, प्रिज्म के दोनों आधार कोण बराबर हैं, तो ये किरण जो इस तरह से आपकी जा रही है, ये अगर बराबर होगी तो हम क्या लिख देंगे इसको, ये अगर इस तरह से R1 बराबर R2 कर दें हम, अगर ये R1 बराबर R2 है तो डेल वन में क्या होगा, पहले हम निकाल लें इसको। इसमें देखिए डेल वन क्या है, ये आपका एंगल बनेगा आई, ये आपका एंगल बनेगा आई, और यहां पर भी ये एंगल आपका बनेगा ई, ये एंगल बनेगा ई। यानी डेल वन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें डेल वन ये बराबर है आपका बनेगा आई में से R1 घटा दें, ये बराबर होगा आई माइनस R1, आई माइनस R1। अगर इसको घटा दें तो मिलेगा हमारे पास क्या, आई माइनस R1। और दूसरा डेल टू क्या होगा, डेल टू आपके पास क्या मिल जाएगा हमारे पास, डेल टू जो होगा ये होगा आपका ई, ये टोटल ई है आपका, ये आपका अपोजिट एंगल होगा ई में से R2 घटा दें, ई माइनस R2। डेल टू बराबर क्या होगा, ई माइनस R2। इसका मतलब क्या है, आई बराबर ई के है, R1 बराबर R2 के है, आई बराबर ई के है और R1 बराबर R2 के है। इसका मतलब क्या है कि एट मिनिमम डेविएशन डेल वन इज इक्वल टू डेल टू, प्रथम पृष्ठ पर, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर जो विचलन होगा वह द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के विचलन के बराबर होगा। मीनिंग दैट हम इसको लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या लिख देंगे कि डेल वन बराबर होगा डेल टू। डेल वन क्या है, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन है, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर विचलन कोण है, और डेल टू जो है द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ पर विचलन कोण है। तीसरा क्या है, तीसरा हम कहेंगे कि यदि, चौथा पॉइंट होगा, यदि प्रिज्म के दोनों आधार कोण बराबर हैं हो, तो यदि प्रिज्म के दोनों आधार कोण, यदि प्रिज्म के दोनों आधार कोण बराबर हो, तो यदि प्रिज्म के दोनों आधार कोण बराबर हो तो क्या हमारे पास मिल जाएगा, होगा PQ रेज PQ इज पैरेलल टू BC होगा, PQ पैरेलल टू
BC होगा। ये सिंपल ज्योमेट्री से आप प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। नोट कर लें तो फिर हम प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालें। प्रिज्म की अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र डिराइव करें। नोट कर लें इसको। नोट के लिए मिटा दें। चलिए 5 करके नोट करिएगा। मिटा रहे हैं इसको। अब लिखेंगे आगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म यानी हम लिखेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज ध्यान दें कि हम इसको मोनोक्रोमेटिक वेव ऑफ लाइट ले रहे हैं, एक वर्णीय प्रकाश, और जो ये सूत्र को ड्राइव करेंगे इसको हम ड्राइव करेंगे एट डेल इज इक्वल टू डेल एम, यानी न्यूनतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण की दशा में इसको हम ड्राइव करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या कि त्रिभुज हमारे पास एक है TPQ। लिखेंगे त्रिभुज TPQ में, TPQ क्या है देखिए आप इस तरह देख लीजिए, इस तरह से है, यहाँ ऐसे है और ये इस तरह से है। ये आपका हमने बनाया TPQ, यही है, यह TPQ। ये आपका है डेल 1 और ये आपका डेल 2 है और ये आपका डेल है। यानी डेल जो है इसका बहिष्कोण है। इस त्रिभुज में जो डेल है इसका बहिष्कोण है। आप जानते हैं जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपने अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है। मीनिंग दैट एंगल ऑफ डेविएशन हम लिखेंगे पूरा क्या लिखेंगे, विचलन कोण डेल। क्या लिखेंगे, विचलन कोण डेल बराबर हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2। डेल 1 का मान क्या है, I माइनस R1 है। इसको हम लिख दें डेल बराबर हो गया क्या, डेल 1 की जगह लिख दें I माइनस R1, यहाँ लिखा हुआ है, प्लस E माइनस R2, या इसको और सॉल्व कर दें, डेल बराबर क्या हो गया, I माइनस I प्लस ई कर दें, हम इसको I प्लस ई माइनस कर दें R1 प्लस R2, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। इसको कर दें हम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं क्या, एक त्रिभुज हमारे पास है PEQ। आगे लिखेंगे त्रिभुज PEQ में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज PEQ में। त्रिभुज PEQ में क्या है, PEQ, ये आपका त्रिभुज कुछ इस तरह से देखिए बना हुआ है, इस तरह से है। ये आपका है R1, ये आपका R2, ये आपका E। सपोज करिए कि एंगल E है, तो ये तीनों भुजाओं, जो तीनों एंगल किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश के बराबर होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस E, R1 प्लस R2 प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इसको लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस E, ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के अंतःसम्मुख कोणों का योगफल, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी ये इसको हम लिख दें इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स एक इक्विलेटरल मिल रहा है हमको, एक चतुर्भुज मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल, क्या
ए पी ई क्यू लिखेंगे। चतुर्भुज ए पी ई क्यू में, चतुर्भुज ए पी ई क्यू में, चतुर्भुज ए पी ई क्यू में क्या होगा? चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यानी हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए पी ई, ई प्लस एंगल ए क्यू ई, एंगल ए क्यू ई बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। एंगल ए हमें मालूम नहीं है, जो प्रिज्म कोण है ए पी ई, एंगल ए पी देखो ये हम इस पर लंब डाले थे, ये क्या था? नॉर्मल था, तो यानी ये होगा 90 डिग्री। ये टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये होगा आपका 90 डिग्री, यानी ये हो गया 90 प्लस ई मालूम नहीं है, प्लस ए क्यू ई, इसको भी हम इस पर लंब डाले, नॉर्मल था, तो यानी ये टोटल हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आपका 360, यानी इसको लिख दें एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर हो जाएगा 360 माइनस 90, 180 हो गया 180, अर्थात ए प्लस ई बराबर हो गया, इसको हम लिख देंगे 180 डिग्री। इसको लिख दें इक्वेशन नंबर 3। ये आपका क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 3। अब देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ध्यान दें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों का राइट साइड 180 अंश है, यानी दोनों का लेफ्ट भी आपस में बराबर होगा। हम इसको लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 और 3 से लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या हो गया आपका? R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस ई, यह 180 राइट बराबर तो लेफ्ट भी बराबर होगा। ये हो जाएगा आपका ए प्लस ई, मीनिंग दैट ई को हम कैंसिल कर दें, दोनों तरफ है। ए बराबर आपका हो जाएगा R1 प्लस R2। ये बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि यह आपका R1 प्लस R2 क्या है। हम लिखेंगे एट डेल इज इक्वल टू डेल एम, यानी जब विचलन कोण अपने अल्पतम दशा में होगा तो ऐसी दशा में क्या होता है? R1 बराबर होगा R2। मान लेते हैं हम कि ये बराबर है R, इसको हम मान लेते हैं, माना ये दोनों बराबर किसके हैं? R के। तो ये बराबर क्या हो गया? ये बराबर हो जाएगा आपका R प्लस R, या ए बराबर हो जाएगा 2R। ये बराबर हो जाएगा 2R, या यहीं से लिख लें R बराबर हो जाएगा A/2। R बराबर क्या हो जाएगा? A/2। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। नोट कर लिया तो फिर मैं इसको मिटा दूं, इधर का इतना मिटा दूं पहले। चलिए पास करके नोट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ फिर हमको क्या मिलेगा? इस चीज़ को हम यहाँ पर मान रख दें, यहाँ पर क्या रखें? इसका मान रख दें। हमारे पास क्या होगा? यहाँ भी वही चीज़ लिखें एट, या आगे लिखेंगे व्हेन डेल इज इक्वल टू डेल एम, तो क्या होगा? आई इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई, और R1 इज इक्वल टू R2। इसको मान लेते हैं हम कि आई है, ये इसको माना क्या है? आई, और इसको मानते हैं R, इसको भी मान लिया हमने। यानी ये डेल बराबर क्या होगा? डेल आपका डेल एम हो जाएगा, तो डेल एम बराबर हो जाएगा क्या? आई प्लस आई
माइनस आर प्लस आर, मीनिंग दैट डेल एम इज इक्वल टू हो जाएगा 2i माइनस 2r। 2r की जगह हम देखते हैं ये है यहाँ पर, 2r की जगह देखो ये यहाँ पर ये है, 2r की जगह हम ये रख दें तो ये हो जाएगा आपका डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। तो 2i क्या होगा, 2i बराबर इसको इधर कर दें, ए प्लस डेल एम हो जाएगा। 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दें 2i बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल एम, या i बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल एम बटे 2, ए प्लस डेल एम बटे 2। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद अब हम प्रिज्म का फार्मूला लिखेंगे। प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखेंगे, सॉरी प्रिज्म का अपवर्तनांक लिखेंगे। क्या होता है, हम लिखते क्या है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू होता है n2 बाई n1। स्टूडेंट्स यहाँ पर n2 जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक है और n1 वायु का अपवर्तनांक है। n2 को हम प्रिज्म के अपवर्तनांक को लिख दें n, प्रिज्म के अपवर्तनांक को लिख दें n। आपकी किताब में म्यू दिया गया होगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा, म्यू भी लिखा जाता है इसको। प्रिज्म के अपवर्तनांक को हम लिख देते हैं n, और वायु का अपवर्तनांक आप जानते हैं ये होता है, मीनिंग दैट यहाँ पर n बराबर आ जाएगा आपका साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। आई का मान यहाँ से रख दें, क्या होगा, n बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल एम बाई 2, बट n बराबर हो जाएगा क्या, साइन आई, आई की जगह क्या होगा, ए प्लस डेल एम बाई 2 बटे साइन आर, साइन आर की जगह हो जाएगा ए बाई 2। स्टूडेंट्स यह जो है प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र है। n बराबर है आपका होगा क्या, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। इस सूत्र का प्रयोग करके हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। नोट कर लें, इसको नोट कर लें तो फिर आगे न्यूमेरिकल शुरू करते हैं हम। नोट कर लिया, चलिए पास करके नोट करिएगा। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाया जाए। न्यूमेरिकल्स लगाया जाए। उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए नंबर 1 प्रिज्म कोण 60 डिग्री, जिसके लिए प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। आपका आएगा, इसमें ज़रूरत पड़ेगी साइन
49.5 बराबर होगा 0.76। साइन 49.5 बराबर होता है 0.76। और दूसरा है प्रिज्म कोण 60 डिग्री, इसी का दूसरा पार्ट है प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 56 डिग्री है। 56 डिग्री है। इसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी हमको एक साइन 58 बराबर होगा 0.84। साइन 58 बराबर होगा 0.84 स्टूडेंट्स, ये दिया रहता है आपका। और तीसरा है प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण। तीसरा पार्ट इसका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री तथा प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रश्न को स्टूडेंट से एक बार फिर पढ़ें कि क्या कह रहा है। उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो अपवर्तनांक के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है, n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। अभी आपने सॉल्व किया है, अभी इस फार्मूले को ड्राइव किया आपने। ये क्या होगा, n बराबर साइन a बाई 2, n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। अब कह रहा है प्रिज्म कोण a का मान। फर्स्ट पार्ट में देखिए a बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। a बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण डेल का मान, डेल m का मान दिया है 39 डिग्री। बहुत इजी हो गया, इसका मान रख लें हम इसमें तो n बराबर कितना हो जाएगा, मान रख कर हल करें। n बराबर आपका क्या हो जाएगा साइन a प्लस डेल m, मीनिंग दैट ये हो जाएगा 60 प्लस 39 बटे 2 बटे कितना हो जाएगा साइन a बाई 2, मीनिंग दैट साइन a बाई 2 का मतलब हो गया 60 बटे 2, या n बराबर आपका हो गया साइन 0.9 और 639 बटे 2 बटे साइन 30 हो गया। या n बराबर कितना हो गया साइन 99 बटे 2 का मतलब होगा 49.5 बटे साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2, या n बराबर हो जाएगा 2 गुणे साइन 49.5 का मान स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया रहता है। आपके प्रश्न में दिया जाएगा, जो एंगल आपको नहीं मालूम है जिसके मान वो दिया रहता है, प्राय पेपर में वो दिया रहता है 2 गुणे 0.76, या n बराबर हो जाएगा 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 1 15, n बराबर हो जाएगा 1.52। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना आएगा 1.52। नोट कर लें, इसको नोट कर लिया। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा भी इसी तरह के से है, आसान है दूसरा भी, मिटा दें इसको। चलिए दूसरा देखिए, इसका दूसरा पार्ट भी इसी तरह से है।
इसमें भी दिया है ए बराबर दिया है 60, ये दूसरा पार्ट है सॉल्यूशन इसका। और अल्पतम विचलन मीन्स डेल एम का मान दिया है 56 डिग्री। इसको सॉल्व करें, फार्मूला लिखें, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2, मान रख दें इसमें। एन बराबर हो जाएगा साइन ए का मतलब 60 प्लस 56 बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2, या एन बराबर हो जाएगा 6, और यहाँ 5 6 11 बटे 2 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 30, ये साइन है आपका, ये भी साइन 30 होगा, साइन 30 116, और ये होगा, आगे हम लिखेंगे एन बराबर हो जाएगा 2 5 10 2 8 16 साइन 56 बटे, ये साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, यानी एन बराबर आगे हम लिखेंगे एन बराबर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणे साइन 56 का मान 2 8 16 साइन 58 होगा, 2 8 16 होगा, साइन 58 का मान दिया है 0.84, या एन बराबर हो जाएगा 2 चौक 8 2 8 16 1.68। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.68। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया। चलिए तीसरा सवाल देखिए, इसका तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट स्टूडेंट थोड़ा सा उससे भिन्न है। क्या? ये कह रहा है प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण, मीनिंग दैट ये दिया है आर का मान दिया है, R1 का मान दिया है, R1 बराबर दिया है 30 डिग्री। ये R1 का मान जो दिया है 30 डिग्री, ए का मान नहीं दिया गया है। आप जानते हैं कि एट डेल इज इक्वल टू डेल एम, R1 इज इक्वल टू R2, और इसी को हमने माना R, यानी ये बराबर जो आप जानते हैं ये आता है आपका R1 प्लस R2, तो ये बराबर हो जाएगा 2R। एंगुलर प्रिज्म हम निकाल लेंगे इससे, ये बराबर हो गया, हमको ये की जरूरत पड़ेगी फार्मूले में, तो ये इससे निकाल लेंगे हम। ये बराबर क्या होगा? 2 गुणे 30, या ए बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और बाकी पृष्ठ का अपवर्तन कोण दिया था, अल्पतम विचलन कोण 30 दिया है, डेल एम का मान यहाँ पर दिया है, डेल एम का मान दिया है 30 डिग्री। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, मीनिंग दैट हम फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर होगा, प्रिज्म के पदार्थ अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, या एन बराबर हो जाएगा कि क्या होगा? साइन ए का मतलब है 60 प्लस मिनिमम डेविएशन है 30 बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2, ये आगे लिख लेंगे। एन बराबर आपका हो जाएगा कितना? साइन 90 बटे 2 बटे साइन 30, या एन बराबर होगा साइन 45, तो होगा साइन 45 बटे साइन 30 का मान 1 बटे 2, या एन बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 बटे करणी में 2। करणी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर करणी में 2 आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, यानी एन बराबर हो गया करणी में 2, या हो गया 1.414।
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना हुआ? 1.414। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें इसको। चलिए अब आगे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टिक का एक प्रिज्म है। प्लास्टिक का एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण, प्लास्टिक का एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्लास्टिक का एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। पीले रंग के प्रकाश के लिए पीले रंग के प्रकाश के लिए पीले रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करणी में 2 है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण। नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण। आपतन कोण। अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण। अपवर्तन कोण और चौथा है निर्गत कोण। प्लास्टिक का एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। पीले रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करणी में 2 है। मीनिंग दैट ये दिया है स्टूडेंट्स, क्या दिया है? ये का मान दिया है 60 डिग्री और n का मान दिया है √2। येलो लाइट के लिए, पीले रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करणी में 2 है। पूछ रहा है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आप ध्यान दें कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है उसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल आता है। ये होता क्या? n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। साइन a प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। ये मान रख दें, इसमें मान रख दें सबका। n बराबर क्या हो जाएगा? साइन 60 प्लस डेल m सबके बटा 2 है बाई साइन 60 बटे 2। n का मान स्टूडेंट दिया है करणी में 2 दिया है। n का मान दिया है करणी में 2। इसको सॉल्व कर दें। यह है करणी में 2 बराबर हो गया कितना? साइन
60 प्लस डेल एम बाई 2 बटे साइन 30 हो जाएगा। ये है आपका साइन 60 बटे 2 साइन 30। साइन 30 का मान 1/2 होगा। इसका यहाँ गुणा कर दें तो ये आपका ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, यानी यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे √2 इंटू 1/2 बराबर हो गया साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2, या इसको आगे लिख ले बढ़ा लें साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स हम करणी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे करणी में 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, यानी ये हो जाए 1/करणी में 2, या साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 बराबर हो जाएगा साइन 45, या 60 साइन साइन कैंसिल कर दें, हटा दें, 60 प्लस डेल एम बराबर हो जाए बटे 2 है, 45 दूनी 90 हो जाएगा, या डेल एम बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60, या डेल एम बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। डेल एम का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण का मान कितना होगा 30 डिग्री। नोट कर लिया इसको। चलिए उसके बाद पूछ रहा आपतन कोण का मान बताइए। ये पूछ रहा है इसके बाद आपतन कोण का मान बताइए। स्टूडेंट्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के समय ये होता है, एक फार्मूला होता है, ए बराबर होगा, ये तीसरा पार्ट इसका मिलेगा, ए बराबर होगा R1 प्लस R2। ये बराबर कितना होता है R1 प्लस R2 होता है। यानी ये हम लिख देंगे इसको, ए का मान हमारे पास है, ये बराबर हो जाएगा 8, लिख देंगे 8 डेल इज इक्वल टू डेल एम R1 इज इक्वल टू R2, 8 डेल इज इक्वल टू डेल एम, यानी अल्पतम विचलन की दशा में R1 बराबर होगा R2, मीनिंग दैट ये लिख दें इसको 2R। अगर इसको हम मान लें सपोज दैट दिस इज R, तो R बराबर क्या हो जाएगा A/2, मीनिंग दैट हो जाएगा ए का मान दिया है 60 बटे 2 बराबर हो गया 30, 60 बटे 2 बराबर हो गया 30। अगला क्या होगा, आगे हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें हमको ज्ञात करना है आगे आपतन कोण, यानी साइन आई का मान हमको ज्ञात करना है। आपतन कोण का मान ज्ञात करना हमको साइन आई। तो ये आपका तीसरा पार्ट मिल गया। दूसरा पार्ट कैसे निकालें हम, देखिए ये फार्मूला आप जानते हैं क्या, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2। स्टूडेंट्स ये R1 प्लस R2, R1 जो था यो R2 ये दोनों बराबर थे कब, डेल एम बराबर था होगा आपका 2i माइनस आई बराबर ई होता है, R1 बराबर R2 माने हो जाएगा 2R, या तो 2R लिख दें या इसी की जगह हम ये लिख दें, ये होगा आपका डेल एम बराबर होगा 2i माइनस ए, या 2i बराबर क्या हो गया, 2i बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस डेल एम हो जाएगा, या i बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल एम बाई 2। ये का मान कितना है 60, 60 प्लस डेल एम का मान अभी हमने निकाला है 30 बटे 2, तो ये हो जाएगा i बराबर 60 30 90 बटे 2 बराबर 45। और चौथा पार्ट इसका जो आएगा, चूँकि i बराबर होता है ई के, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया, मिटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, उस प्रिज्म के लिए विचलन कोण तथा निर्गत कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, उस प्रिज्म के लिए विचलन कोण तथा निर्गत कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए। जिसके लिए नंबर 1 आपतन कोण 60 डिग्री, जिसके लिए आपतन कोण 60 डिग्री, प्रिज्म कोण 60 डिग्री, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, या 60 में लिख दिए प्रिज्म का अपवर्तनांक, करणी में 3 है। इसी का दूसरा पार्ट आपतन कोण 45, आपतन कोण 45 डिग्री, प्रिज्म कोण 75 डिग्री तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक करणी में 2 है, तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक करणी में 2 है। स्टूडेंट ध्यान दें, उस प्रिज्म के लिए विचलन कोण, ध्यान दें ये नहीं कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, ये सीधे सीधे कह रहा है विचलन कोण ज्ञात कीजिए। इसको ध्यान दीजिए, ये सीधे सीधे कह रहा है उस प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं कह रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, केवल ये कह रहा है एंगल ऑफ डेविएशन तथा निर्गत कोण ई। यानी हमको क्या ज्ञात करना है, डेल ज्ञात करना है और ई ज्ञात करना है, डेल ज्ञात करना है और ई ज्ञात करना है। जिसके लिए शर्त दिया पहले आपतन कोण 60 डिग्री, प्रिज्म कोण 60 डिग्री और प्रिज्म का अपवर्तनांक करणी में 3 है। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट ये इस तरह से दिया गया है, आई का मान दिया है 60 डिग्री और ए का मान दिया है आपका 60 डिग्री और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है करणी में 3। अगर हम फिगर बना लें इसका आसान होगा। चलिए, इस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यहाँ से हम लंब डालें, ये है आपका कह रहा है इसके लिए है ये 60 डिग्री। यहाँ से प्रकाश किरण इधर जाएगी, उसके बाद इस पर भी हम लंब डालेंगे, ये आपका है R1 और ये है आपका R2, ये मिलेगा हमको निर्गत कोण R मिलेगा, सॉरी निर्गत कोण E मिलेगा। और साथ ही साथ हमको ये निकालना है, इसका विचलन कोण डेल निकालना है, विचलन कोण डेल का मान निकालना है, ये हमको निकालना है, इसके लिए डेल भी निकालना है। पॉइंट P है और ये मानते हैं पॉइंट Q है। पॉइंट P पर स्नेल के नियम के अनुसार, यानी लिखेंगे एट पॉइंट P स्नेल का नियम लगा दें क्या, साइन I बटे साइन R बराबर होता है N2 बटे N1। N2 बटे N1 स्टूडेंट्स यहाँ पर यह N1 है, बाहर वाला N1 है और अंदर प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है इसको हम माने हैं N2 है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा N1 साइन I बराबर N2 साइन R। साइन R स्टूडेंट्स यहाँ पर R1 है, जिसके लिए भी हम यहाँ पर R1 लिख लेंगे। अब क्या हुआ, हमारे पास क्या मिला, ये N1 का मतलब है 1 गुणे साइन I का मतलब है 60 डिग्री, ये लिखेंगे 60 बराबर N2 यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है और अपवर्तनांक दिया करणी में 3, ये N का मान दिया है करणी में 3,
ये n2 का मतलब है, इसको मैं n2 लिख लूँ तो वह स्पष्ट हो जाएगा। करणी में 3 गुणे साइन R1, या यही आपका हो जाएगा साइन 60 का मान होगा करणी में 3/2, 1 गुणे करणी में 3/2 बराबर होगा करणी में 3 साइन R1। करणी में 3 कट गया, यानी ये हो जाएगा साइन R1 बराबर 1/2, R1 बराबर हो गया, R1 का मान हो जाएगा साइन 30, यानी R1 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। स्टूडेंट्स R2 क्या होगा? क्योंकि ये बराबर आप जानते हैं होता R1 प्लस R2, या R2 बराबर हो जाएगा A माइनस R2 बराबर हो A माइनस R1, या R2 बराबर क्या हो जाएगा ए का मतलब है आपका 60 डिग्री, 60 माइनस 30, यानी R2 बराबर हो जाएगा 30। R2 का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या निकाल रहे हैं हम? ई का मान कैसे निकालेंगे? एट पॉइंट पी स्नेल का नियम, एट पॉइंट क्यू पर स्नेल का नियम लिखेंगे आगे। एट पॉइंट क्यू स्नेल का नियम लगा दे, क्या होगा? साइन R2 बटे साइन ई, साइन R2 बटे साइन ई मीन्स हो जाएगा n1 बटे n2। ये यहाँ से है, हम यहाँ प्रकाश किरण यहाँ जा रही है तो साइन R2 बटे साइन ई, यानी n1 बटे n2। ये हो जाएगा आपका साइन R2 का मतलब होगा यार, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, n2 साइन R2 बराबर n1 साइन ई। n2 की जगह हम लिख दें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है करणी में 3 साइन R2 का मतलब है 30 बराबर हो जाएगा n1 इंटू साइन 30 साइन ई। n1 का मतलब है वायु का अपवर्तनांक है, जिसको हम 1 लेते हैं, या आपका हो गया साइन ई बराबर हो जाएगा करणी में 3 गुणे 1/2, या साइन ई बराबर हो जाएगा करणी में 3/2, या ई बराबर हो गया साइन 60 का मान करणी में 3/2 होता है, ये हो गया साइन 60 डिग्री हो गया। ई का मान कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, इधर का नोट कर लें, नोट कर लिया ना, मिटा दें इसको। चलिए, ये पूछ रहा एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? आई बराबर होता है आपका डेल बराबर होता है क्या? आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए। आई का मान अभी आपने निकाला था 30 डिग्री था, आई का मान 60 डिग्री है यहाँ पर है, तो डेल बराबर हो जाएगा 60 प्लस 60 माइनस ए का मान 60 है, ए का मान 60 दिया गया है, माइनस 60 एक कट जाएगा, डेल का मान होगा 60 डिग्री, जो विचलन कोण का मान होगा 60 डिग्री है। नोट कर ले इसको, नोट कर लिया? अगर नोट कर लिए तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा पार्ट, इसको मिटा दें इसको। चलिए, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? आपतन कोण 45 डिग्री है। आपतन कोण जो है इसका 45 डिग्री है। दूसरा पार्ट ये है, मान लो कि इस तरह से ये प्रिज्म है, प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, इस पर लंब डाला, ये आपका जो दिया है 45 डिग्री दिया है। प्रकाश की किरण इधर से इधर जाएगी, ये आपका होगा, इसको हम लिख दें R1, और यहाँ भी होगा, ये होगा आपका R2। यहाँ हम लिखेंगे आई बराबर दिया कितना? 45 डिग्री, और प्रिज्म कोण ए का मान दिया है 75 डिग्री,
और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ पर n2 लिखेंगे, बराबर दिया है करणी में 2। n2 बराबर दिया है करणी में 2। इसका मतलब क्या हो गया, हम ये पॉइंट P कर दें, इसको पॉइंट Q कर दें, लिखेंगे एट पॉइंट P। सिमिलरली एट पॉइंट P, पॉइंट P पर हम स्नेल का नियम लगाएं, क्या होगा, साइन I बटे साइन R1, ये आपका n1 है, इसको हम लिखते हैं n2 और ये है n1, तो ये हो जाएगा आपका n2 बटे n1 या n1 साइन I बराबर n2 साइन R1। n1 का मान 1 गुणे साइन 45 बराबर होगा n2 का मान है करणी में 2 गुणे साइन R1, या इसको हम लिख दें 1 गुणे 1 बटा करणी में 2 बराबर करणी में 2 इंटू साइन R1, या साइन R1 बराबर हो जाएगा, इसको इधर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, R1 बराबर साइन 30 का मान 1/2 होता है, R1 बराबर 30। और आप जानते हैं कि ये बराबर होता है क्या, R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा A माइनस R1। ये का मान आपका दिया है 75 डिग्री, ये बराबर दिया 75 माइनस 30, घटा देंगे 30 5 और इसमें से जाएगा 45 डिग्री हो गया। ई का मान हमको निकालना है, ई का मान कितना होगा, तो हम एट पॉइंट Q स्नेल का नियम लागू कर दें इस पर, Q पर भी क्या हो जाएगा, साइन R2 बटे साइन E बराबर n1 बटे n2 क्यों कह रहे हैं, प्रकाश किरण यहाँ से बाहर जा रही है, ये हो जाएगा आपका n2 साइन R2 बराबर n1 साइन E, मान रख दें n2 करणी में 2 साइन R2 का मतलब हो गया 45 साइन 45 बराबर हो जाएगा n1 का मतलब होगा 1 और साइन E, यानी ये हो गया आपका साइन E बराबर हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/2 होगा, 1 बटे करणी में 2, करणी में 2 गुणे 1 बटे करणी में 2 कट गया, साइन E बराबर हो गया 1, और आप जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, E बराबर हो गया 90 डिग्री। मीनिंग दैट स्टूडेंट्स, ये इस पर जो है जो आएगा तो ये इसी की पृष्ठ को यहाँ से 90 डिग्री पर ये होगा, यानी ये किरण जो है ये ग्रेजिंग सरफेस इस पृष्ठ से होता हुआ सर्पी पृष्ठ से होता हुआ जो है बाहर निकलेगा, ये 90 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होगा, निर्गत होगा। इसी के साथ हमसे पूछा गया है डेल का मान बताइए, विचलन कोण का मान बताइए, तो मिटा दें इधर का, विचलन कोण का मान कितना होगा, विचलन कोण डेल बराबर क्या होता है, I प्लस ई इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, या डेल बराबर होगा I का मान कितना है, I का मान 45, E का मान 90 और A का मान भी आपका दिया है 45 डिग्री, A का मान भी 75 डिग्री दिया गया है, यानी ये हो गया डेल बराबर 5 9 4 13 माइनस 75, या डेल बराबर हो गया 5 5 घटा देंगे 0 और 13 में से 7 7 5 12 6 60 डिग्री, 6 6 6 12 1 13 60 डिग्री। विचलन कोण का मान जो होगा 60 डिग्री है, इसको नोट कर ले। नोट कर लिया, चलिए पास करके नोट करिएगा। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4।
लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक चित्र बना दें। इस चित्र में ये आपका 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री। एक प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, यहाँ पर हम लंब डाले हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण इस पृष्ठ से जा रही, जिधर जा रही उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। जिस मार्ग से जा रहे उसी मार्ग से वापस लौट जा रही है। हमसे पूछ रहा है कि आई का मान बताइए, आपतन कोण का मान बताइए। क्वेश्चन लिख लेंगे। चित्र में आपतन कोण आई का मान बताइए। चित्र में आपतन कोण आई का मान बताइए। स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है, ध्यान दें। इस चित्र में जो बना हुआ है इसमें देखिए ए बी सी, ये आपका पॉइंट पी है। इस चित्र में ये शो कर रहा है कि ये प्रकाश की किरण जो ये चल रही है, चलने के बाद इस द्वितीय पृष्ठ एसी पर टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसका मतलब क्या है कि यह इस पर लंबवत टकरा रही है, यानी ये एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा, ये त्रिभुज बनेगा। ये आपका पी क्यू मान लो, ए पी क्यू, ये 90, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये 90, ये 30 है, तो ये हो गया 9 3 12 120, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। और ये आपने इसको लंब डाला है तो ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। यानी एट पॉइंट पी यूजिंग स्नेल्स लॉ सॉल्व कर लेंगे इसको। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 बटे n1, n2 बटे n1 हो जाएगा। और ये हो गया आपका n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। स्टूडेंट्स, ये आपके n का मान इसमें दिया गया है, n बराबर करणी में 2 दिया गया है। n का मान करणी में 2 है, यानी इसको हम अगर n1 माने और इसके अंदर n2 है और ये n1 है, तो n2 की का मान जो दिया है करणी में 2 दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, n2 बराबर कितना दिया है, करणी में 2, यानी n1 का मतलब हो गया 1, y का पूर्णांक 1 होता है, गुणे साइन आई का मान हमको मालूम करना है बराबर n2 का मतलब करणी में 2 गुणे साइन आर का मतलब है 30, यानी ये हो गया साइन आई बराबर हो गया करणी में 2 गुणे 1/2। यहाँ पर साइन आई बराबर हो जाएगा, करणी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 2 2 कट जाएगा, 1 करणी में 2 आएगा। आप जानते हैं साइन 45 का मान 1 करणी में 2 होता है, यानी आई बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। आई बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। स्टूडेंट्स, इस तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये आपका प्रिज्म है, यहाँ से प्रकाश किरण पड़ रही है, इस पर आपतित हो रही है, ये आई है। ये आपसे पूछा जा सकता है
कि ये किस एंगल पर ये आपतन कोण का कितना मान हो कि ये इसी दिशा में वापस लौट आए। अभी हम इसके पहले सॉल्व किए, इस तरह से पूछा जा सकता है इसका कितना मान इसी दिशा में वापस लौटे, यानी ये 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री होगा तभी होगा वापस। अथवा कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये इसके बाहर ना निकले, इसके बाहर ना निकले तो एंगल कितना होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से जो आपतित किरण R2 का मान होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, इसका मान अधिक होना चाहिए। दूसरा चीज ये हो सकता है, कभी कभी मिलता है ये कि अगर ये एंगल, ये आपका प्रिज्म है, इस प्रिज्म में अगर अधिकतम विचलन की स्थिति पूछे तो प्रकाश किरण इसकी ग्रेजिंग, इसको सर्पी आपतन होगा। इस दशा में जो है जब प्रकाश किरण जाती है तो अधिकतम विचलन होता है। मीनिंग दैट यहाँ पर I बराबर 90 डिग्री पर रख करके हम लगाएंगे तो अधिकतम विचलन कोण हमको प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।